नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुसर्व ओरिजिन में। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। दोस्तों, इस चैप्टर से काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए, क्या होता है जब, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब। क्या होता है जब से क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। जो भी इसमें क्या होता है जब वाले क्वेश्चन से सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या होता है जब मिथेनॉल अमोनिया से अभिक्रिया करता है। जब आप मिथेनॉल को अमोनिया से अभिक्रिया करवाते हो, मिथेनॉल मतलब एल्कोहल का समूह। जब मिथेनॉल को अमोनिया से आप अभिक्रिया करवाते हो तो अमोनिया से अभिक्रिया करने के बाद वो क्या उत्पाद बनता है ये आपको बताना है। ये मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3OH। मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH। अब मिथेनॉल की अभिक्रिया आप अमोनिया से करवा रहे हो, अमोनिया का फॉर्मूला NH3। मिथेनॉल को जब अमोनिया से अभिक्रिया करवा रहे हो तो अमोनिया से अभिक्रिया करने पे ये सीधे क्या बन जाता है, CH3NH2। CH3NH2 इसका नाम है मिथाइल एमीन। क्या बन जाएगा, मिथाइल एमीन बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। जब मिथेनॉल को अमोनिया से अभिक्रिया कराए हो तो अभिक्रिया करके मिथाइल एमीन बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब ये दोस्तों देखना है कि यह रिएक्शन होता कैसे है, कैसी ये अभिक्रिया होता है, कैसी ये मिथाइल एमीन बनता है। तो रिएक्शन को समझना इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इसको आप समझो, ये ले लो आप एल्कोहल। ठीक है, ये ले लिया आपने एल्कोहल। इस एल्कोहल को आप लिख सकते हो CH3OH। ठीक है, जब ये CH3OH आपस में टूट जाएंगे, जब दोनों के बीच में बॉन्ड होंगे, वो बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो कार्बन पे आएगा प्लस के चार्ज और OH पे आएगा माइनस के चार्ज। क्योंकि ऑक्सीजन यानी OH समूह यहां से बाहर निकलेंगे तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलेंगे। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो कार्बन पे प्लस आएगा और OH पे माइनस आएगा। अब यहां से अमोनिया की बात कर लो, NH2 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो NH2। ठीक है, NH3 को आप कैसे लिख सकते हो, NH2 और साथ में हाइड्रोजन, क्योंकि रिएक्शन करना हमको आसान हो इस वजह से इसे लिखे। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से कम होती है। तो ये जब हाइड्रोजन टूट के बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे के बाहर निकलेगा। तो हाइड्रोजन पे आएगा प्लस और नाइट्रोजन पे आएगा माइनस। अब यहां से बात कर लो तो दुनिया का रूल है कि प्लस माइनस के साथ जाता है। प्लस किसके साथ जाता है, माइनस के साथ। प्लस माइनस के साथ जाएगा और ये माइनस के साथ जाके क्या बना लेगा, जल बना लेगा, HHO H2O। प्लस माइनस दोनों मिलके क्या बनाएगा, जल बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, H2O बनाएगा। और ये जो नाइट्रोजन माइनस वाले हैं, ये कार्बन प्लस वाला है, ये नाइट्रोजन माइनस वाला आएगा और C प्लस वाले यानी कार्बन प्लस वाले के साथ जाके जुड़ जाएगा, माइनस प्लस की ओर आकर्षित होता है। तो ये सीधे आपका क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3NH2, यानी इसका नाम होगा मिथाइल एमीन। तो जब एल्कोहल यानी मिथाइल एल्कोहल को अमोनिया से अभिक्रिया करवाते हो तो मिथाइल एमीन का निर्माण होता है। इसको लैंग्वेज में लिखना भी इसी प्रकार से है कि जब मिथाइल एल्कोहल को अमोनिया से अभिक्रिया कराई जाती है तो वो मिथाइल एमीन का निर्माण होता है। क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन पे आएगा, कैल्शियम फॉर्मेट को तेज गर्म किया जाता है। क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को आप काफी ज्यादा हीट करते हो। तो कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है COHCOO का होल्ड। इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, CaHCOO का होल्ड। जब इसको आप हीट करोगे हाई टेम्परेचर पर, तेज गर्म करोगे तो ये सीधे बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। और साथ में कैल्शियम के कार्बोनेट बाहर निकलेंगे, कैल्शियम के कार्बोनेट बाहर निकलेंगे। अब ये रिएक्शन को समझना है कि ये बनता आखिर कैसे है। तो देखो रिएक्शन हम कर लेते हैं मैकेनिज्म के साथ, समझते हैं रिएक्शन को। कैल्शियम फॉर्मेट CaHCOO का होल्ड, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो ना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O O, ये H और ये H। ठीक है, और इसके साथ एक कैल्शियम,
ये कैल्शियम, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। क्लियर? ठीक है, देखो HCOO का होल 2 यानी HCOO 2 बार है, HCOO, HCOO। दोनों ये फॉर्मिक एसिड ये कैल्शियम से जुड़े हैं, दोनों कैल्शियम से जुड़े हैं। अब जब इसको आप हिट करोगे, जब इसको आप हिट करोगे तो हिट करने पे क्या होता है, यहाँ पे हिट करने पे कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेंगे, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कौन कौन से मॉलिक्यूल मिलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे? CaCO3, CaCO3, एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन। आप यहां से इसको तोड़ के अलग कर दो, क्या करो, ये इसको यहां से तोड़ के अलग कर दो, ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो यहां से बाहर निकल जाएगा CaCO3 प्लस। अब यहां पे आपके पास क्या बचे, ये बचे HCHO, क्या बचे, HCHO, यही बचे ना, HCHO। तो ये बन गया आपका HCHO, क्या बन गया, HCHO। अब इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कैल्शियम फॉर्मेट को जब आप तेज गर्म करते हो, जब कैल्शियम फॉर्मेट को हाई टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो सीधे क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होगा, फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होगा। याद रखना बच्चों। अब आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एसिटाल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस अभिकर्मक के भी सवाल काफी ज्यादा आते हैं। एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। ये है आपका एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करोगे, टॉलेन अभिकर्मक के साथ जब एसिटाल्डिहाइड को गर्म करोगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा, टॉलेन अभिकर्मक को जब एसिटाल्डिहाइड के साथ गर्म करोगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा, तो सिंपल, ये टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, तो टॉलेंस रिएजेंट जब जांच करोगे टॉलेंस रिएजेंट का तो वो सिल्वर दर्पण जांच देता है। कौन सा जांच देगा, सिल्वर दर्पण जांच। और वो साथ में प्रक्रिया कैसी होती है, वो साथ में अपचयन प्रक्रिया होती है। क्लियर है, वो अपचयन प्रक्रिया होती है। देखो अपचयन मतलब कह सकते हो हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा। ये देखो, इसको जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ गर्म करोगे, टॉलेंस रिएजेंट होता है Ag2O, सिल्वर का ऑक्साइड। जब इसको हिट करोगे तो ये सीधे बन जाएगा CH3COOH, और साथ में क्या बनेगा, साथ में सिल्वर बाहर निकलेंगे और इसी को क्या बोलोगे, इसी को बोलोगे सिल्वर दर्पण, सिल्वर दर्पण। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर दर्पण। जब एसिटाल्डिहाइड को टॉलेंस अभिकर्मक के साथ गर्म करोगे तो गर्म करने पर ये ऑक्सीकरण होकर क्या देगा, कार्बोक्सिलिक देगा, और कार्बोक्सिलिक देने के बाद ये और क्या देगा, साथ में चमकदार सिल्वर देगा, यानी श्वेत कलर का चमकदार सिल्वर देगा। और वो सिल्वर कैसा होगा, दर्पण के जैसा, इतना ज्यादा चमकीला सिल्वर होगा कि उसमें आप अपनी फेस को देख सकते हो, यानी सिल्वर दर्पण उसको बोला जाता है। ये सिल्वर दर्पण जांच देता है टॉलेंस रिएजेंट। ये C नंबर सवाल हो गया। क्लियर है। अब अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अम्ल की उपस्थिति में जब इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है। इथाइल एसीटेट क्या होता है, इथाइल एसीटेट होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। क्या नाम है इसका, इथाइल एसीटेट। जब इथाइल एसीटेट का जल अपघटन होगा, जल अपघटन करने का मतलब है कि जल को बाहर निकाल देना है। जल अपघटन करने का मतलब है कि जल के साथ अभिक्रिया कराना है। अब इसका जल अपघटन करा दो अम्ल की उपस्थिति में। जब अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे तो H3O प्लस लिखेंगे, यानी या तो फिर ज्यादा इसमें कंफ्यूजन है तो ये आप कर दो, जल अपघटन हो रहा है H2O के साथ अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल मतलब H प्लस आयन, अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो सिंपल, जल को जब तोड़ोगे तो जल किसमें टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। जल किसमें टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस आयन में। अब यहां से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड को तोड़ना है। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, जब इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के आबंध का समविदलन होता है।
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के आबद्ध का समविदलन होता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड टूटते हैं। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ो। अब मर्जी आपकी, या तो इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ दो या तो इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ दो। चलो अगर हमने तोड़ दिया कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा O के साथ, तो O पे आएगा माइनस और कार्बन पे आएगा प्लस। ठीक है, O पे क्या आएगा, माइनस आएगा और कार्बन पे प्लस आएगा। तो जो H प्लस है, ये H प्लस चले जाएंगे O माइनस के साथ, और ये जो OH माइनस है ये चले जाएंगे C प्लस के साथ। प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ और माइनस वाले जाएंगे प्लस के साथ। तो उत्पाद में आपके क्या बनेंगे, देखो नीचे बनाना, नीचे उत्पाद में क्या बनेगा, ये CH3 जैसे का तैसा, C डबल बॉन्ड O जैसे का तैसा, ये O के साथ कौन आ गया, H, तो ये हो गया OH, ये यहां से टूट के अलग हो चुका, तो प्लस। ये CH3 जैसे का तैसा, CH3 के साथ क्या है, CH2, और इस CH2 के साथ कौन आ गया, इस CH2 के साथ आ गया OH, ये आ गया OH। ठीक है, तो 1 मोल आपके बने, यानी ये उत्पाद में क्या बन गया, देख लो, ये उत्पाद में आपका बन गया CH3COOH, एसिटिक एसिड बना और साथ में इथाइल अल्कोहल बना। जब इथाइल एसीटेट का आप जल अपघटन करते हो अम्ल की उपस्थिति में, तो 1 मोल आपका क्या बनता है, 1 मोल आपका बन जाता है एसिटिक एसिड और 1 मोल बन जाता है इथाइल अल्कोहल। क्लियर है, चलिए एकदम सस्ते से क्वेश्चन से क्लियर है बातें। जब इथाइल एसीटेट को जल अपघटन कराते हो, तो जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक भी देगा और साथ में क्या देगा, इथाइल अल्कोहल भी देगा, दोनों चीजें देगी। क्लियर है बातें। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया जब अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से कराई जाती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड की अभिक्रिया अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है 2 मोल AgNH3 का होल 2 प्लस, साथ में प्लस का चार्ज, और इसकी जो अभिक्रिया होगी वो बेसिक मीडियम में होगी। किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, यानी भस्मीय माध्यम में। इसकी अभिक्रिया भस्मीय माध्यम में होगी, बेसिक मीडियम में। OH माइनस से अभिक्रिया कराओगे तो उत्पाद क्या बनेगा, है ना, क्या बनेगा ये। अब देखो इसका रिएक्शन अपन नीचे कर लेते हैं। जब फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिकल युक्त सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से कराई जाती है तो ये अपचयित होकर सिल्वर दर्पण जांच देता है, यानी सिल्वर दर्पण देता है। सिंपल सी बात है कि जब फॉर्मिक एसिड की अभिक्रिया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से कराने पर ये क्या देगा, सिल्वर दर्पण देगा, और उसको हम टॉलन अभिकर्मक के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे इसको, टॉलन अभिकर्मक। अब ये सिल्वर दर्पण को बोलोगे टॉलन अभिकर्मक, ये सीधे क्या दे देगा, ये दे देगा 2Ag, यानी इसी का नाम है सिल्वर दर्पण। साथ में SCOH अपचयित होकर CO2 बनेंगे और साथ में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, OH माइनस वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये साथ में क्या बन जाएगा, सिंपल, और ये सीधे साथ में बन जाएगा अमोनिया, यहाँ से बाहर निकल जाएगा NH3 के फॉर्म में। ठीक है, ये अमोनिया यहाँ से बाहर निकल जाएगा। समीकरण को आप बैलेंस कर सकते हो, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 सिल्वर तो है ही, CO2 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन, सारे समीकरण बैलेंस है। इसी का नाम है सिल्वर दर्पण। क्या नाम है इसका, सिल्वर दर्पण। ठीक है, यही आपका जांच देगा, और ये क्या होगा आपका टॉलन अभिकर्मक होंगे, इसको बोलोगे आप टॉलन अभिकर्मक। क्लियर है, ये सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो। अगले सवाल पे फिर आएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट, कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो अभिक्रिया और क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और साथ में केल्वो अभिक्रिया। तो सारे अभिक्रिया का डिस्कशन कर लेते हैं अभी। तो कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं। कैनिजारो रिएक्शन होता है, ये नेमिंग रिएक्शन है। कैनिजारो
अभिक्रिया, कैल्वो अभिक्रिया और सारे क्लेबेंसन अपचयन अभिक्रिया, ये सारे के सारे नेमिंग रिएक्शन है, नाम वाले रिएक्शन है। और जो नाम वाले रिएक्शन होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये सवाल है केनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो केनिजारो अभिक्रिया हुआ होता है वैसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति होती है। वैसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें हाइड्रोजन तो होगा बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति होगी। केनिजारो अभिक्रिया में वैसे एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। बात समझ में आ रही? केनिजारो अभिक्रिया में वैसे एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति होगी। वैसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति है, उस एल्डिहाइड को क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर, जब उस एल्डिहाइड को क्षार की उपस्थिति में आप गर्म करोगे तो वह एल्डिहाइड स्व ऑक्सीकरण होगा और अपकरण होगा, यानी ऑक्सीकरण भी प्रदर्शित करेगा और साथ में अपकरण भी प्रदर्शित करेगा, जिसमें एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। और यह अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका आप एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है वैसे एल्डिहाइड, यानी अब एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में और दूसरा अपचयित हो जाता है, दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब दो एल्डिहाइड लेना है, इसमें एल्डिहाइड के दो मूल लेंगे तो हम यहाँ पे वैसे एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, HC डबल बॉन्ड OH। इस एल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, HC डबल बॉन्ड OH, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन हुआ होता है, अब जैसे ये बात कर लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी एल्डिहाइड है। अब ये ग्रुप वाले कार्बन, एल्डिहाइड के ग्रुप वाले कार्बन C डबल बॉन्ड O, इसके साथ जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा उस कार्बन को आप बोलोगे अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन SCHO में इस कार्बन से कोई कार्बन नहीं जुड़े हैं, तो ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति है, तो यही एल्डिहाइड लेना है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है SCHO, यहाँ एग्जांपल में दे रखा है SCHO और C6H5CHO, ये दोनों वैसे एल्डिहाइड होते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति होती है। तो SCHO का एक मोल और SCHO का दूसरा मोल, यानी 2 मोल आप SCHO का लोगे फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है। 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड को लेते हो और इसे क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हो। किसके साथ? क्षार की उपस्थिति में। KOH ले लो या तो NaOH ले लो। इसकी उपस्थिति में जब इसको गर्म करोगे तो एक एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित होगा, एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक लवण में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसको आप एल्कोहल में बना लो। ये CH2O, अगर 2 हाइड्रोजन इसमें और आ गया, यानी अपचयन होने का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। अब ये हाइड्रोजन का जुड़ना इस प्रकार से होंगे, ये CH2 एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन जाएगा आपका CH3OH, एल्कोहल बन जाएगा प्लस, और ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक ऑक्सीजन प्रवेश कर जाएगा, ऑक्सीकृत लवण बनेगा। तो ये बन जाएगा HC, एक ऑक्सीजन पहले से है, एक ऑक्सीजन और आएगा और इसके साथ पोटेशियम के लवण बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और ये बन जाएगा एल्कोहल। तो एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है और दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है, और यह अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है बात? अगले सवाल पे आते हैं। केल्वो अभिक्रिया को परिभाषित करें। केल्वो अभिक्रिया क्या होता है? तो केल्वो रिएक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। केल्वो रिएक्शन को हम फिनॉल वाले रिएक्शंस को जब CO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसको केल्वो अभिक्रिया बोलेंगे, और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर चुका था केल्वो रिएक्शन के बारे में। केल्वो रिएक्शन उसको बोलेंगे जब फिनॉल अभिक्रिया करेगा CO2 के साथ तो सैलिसिलिक अम्ल बनाएगा और उसका नाम, उस रिएक्शन का नाम होगा केल्वो रिएक्शन। अब केल्वो अभिक्रिया क्या होता है? फिनॉल को उच्च ताप एवं दाब पर, ये ले लो आप फिनॉल, रिएक्शन बना देख लेते हैं सारे। फिनॉल होता है बेंजीन के साथ OH। फिनॉल क्या होगा? बेंजीन के साथ OH, ये है आपका फिनॉल, ठीक है। फिनॉल को उच्च ताप एवं दाब पर CO2 और इक्वस NaOH के साथ, पहले इसको अगर इक्वस NaOH के साथ करो
NaOH के साथ, NaOH के साथ करोगे तो ये सीधे क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओगे और साथ में जल अपघटन करा दोगे, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दो और साथ में जल अपघटन करा दो। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर और जल अपघटन द्वारा ये सीधे क्या बन जाएगा, ये सीधे बन जाएगा आपका सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल मतलब होता है कार्बोक्सिलिक का अम्ल, COOH, यानी इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, और इसी का नाम है केल्वो अभिक्रिया। चाहो तो आप इसको एक लाइन में लिख सकते हो, इस रिएक्शन को एक लाइन में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये आप ले लो फिनॉल, फिनॉल साथ में अभिक्रिया करा दो CO2, पहला नंबर CO2, पहला नंबर क्या होगा CO2, और दूसरा क्या होगा इक्वस NaOH, और तीसरा जल अपघटन। जब इसको एक साथ अभिक्रिया, एक लाइन में अभिक्रिया करवाना है तो फिनॉल, फिनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वस NaOH और H2O, ये सीधे क्या बन जाएगा आपका, ये सीधे बन जाएगा फिनॉल का OH रहेगा और साथ में COOH। अब इसी का नाम होगा सैलिसिलिक अम्ल। क्लियर है, ये है आपका केल्वो अभिक्रिया। केल्वो अभिक्रिया जब फिनॉल को उच्च ताप एवं दाब पर, इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए बहुत ज्यादा हाई, उच्च ताप एवं दाब पर CO2 और इक्वस NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर, NaOH इक्वस में और CO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर जल अपघटन द्वारा सैलिसिलिक अम्ल का उत्पाद होता है। ये सैलिसिलिक अम्ल का उत्पाद होगा और यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, कोल्बे अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर है ये सवाल। अगले सवाल पे आते हैं, कैलेमेंसन अपकरण अभिक्रिया। कैलेमेंसन अपकरण अभिक्रिया होता है, ये भी नेमिंग रिएक्शन है। कैलेमेंसन अपकरण अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में संभव है। कैलेमेंसन अपकरण अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होगा, और इसमें जो आप एल्डिहाइड लोगे या कीटोन लोगे उसका अपकरण होगा। अपकरण होने का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, तो इस प्रक्रिया को अपकरण बोलेंगे। अब इसका अभिक्रिया करवा दो, एल्डिहाइड और कीटोन। सबसे पहले एल्डिहाइड को लेके देखते हैं, फिर कीटोन को लेके देखेंगे। ये एल्डिहाइड ले लो, एल्डिहाइड या कीटोन, यहां से हमने ले लिया कोई एल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है, CH3CHO ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम ZnHg, जिंक अमलगम ये उत्प्रेरक होता है, याद रखना आप, ये उत्प्रेरक होता है जिंक अमलगम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं आपके, जिंक अमलगम। ऑब्जेक्टिव में सवाल आएंगे कि कैलेमेंसन अपचयन अभिक्रिया में कौन सा प्रतिकारक शामिल होता है, तो प्रतिकारक के रूप में कौन शामिल होगा, जिंक अमलगम ZnHg। एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, जिंक अमलगम ZnHg और साथ में HCl, इसकी उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराओगे तो ये अपकरण होगा। तो अपकरण होने के लिए इसमें हम हाइड्रोजन डालेंगे 4 मोल। कितने मोल हाइड्रोजन डालेंगे, 4 मोल हाइड्रोजन डालेंगे। तो 4 मोल हाइड्रोजन डालोगे और उसके साथ अभिक्रिया कराओगे तो ये सीधे एल्केन समूह में अपकृत हो जाता है, यानी ये जो एल्डिहाइड है ये क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। अल्केन बनने का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। अब देखो आप ऑक्सीजन यहां से कैसे बाहर निकाल सकते हो, इसको अगर ऐसे लिख दे CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में H, ठीक है, यहां से ऑक्सीजन निकालना आसान हो जाएगा। यहां से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो ऑक्सीजन, कार्बन से जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 बॉन्ड बना रखा है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलेगा। जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, तो कार्बन की 2 वैलेंसी बाहर जाएगी, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होने के लिए 2 हाइड्रोजन आना चाहिए इस कार्बन के साथ। यहां से कितने हाइड्रोजन आना चाहिए, 2, 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन से में से 2 हाइड्रोजन इसके साथ आना चाहिए, क्योंकि यहां से 2 वैलेंसी वाली का ऑक्सीजन बाहर निकली है। तो यहां से अगर 2 हाइड्रोजन यहां पे आएगा, तो ये अगर 2 हाइड्रोजन आ गया इस कार्बन से, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गया, तो 1 हाइड्रोजन पहले से था, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा।
कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन दो बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो कार्बन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो ऑक्सीजन कार्बन से 2 बॉन्ड से जुड़ा है, जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, तो कार्बन की 2 वैलेंसी कम होगी। अब उस 2 वैलेंसी को पूरा होने के लिए 2 हाइड्रोजन इसके साथ आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो 1 हाइड्रोजन पहले से था, 2 हाइड्रोजन और आ गया, तो ये क्या बन जाएगा CH3, और ये बन जाएगा अल्केन समूह। और ये जो 2, ये 1 ऑक्सीजन जो बाहर निकले थे, अब इसके पास 2 हाइड्रोजन और बचा था, 2 हाइड्रोजन इसके साथ और 2 हाइड्रोजन बचा, तो ये मिलके क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, जल। क्लियर है? तो एल्डिहाइड को जब ZnHgHCl यानी जिंक अमलगम HCl के साथ अभिक्रिया कराओगे यानी अपकरण कराओगे, तो अपकरण होके ये क्या बन जाएगा, इसी का नाम है अल्केन समूह। तो एल्डिहाइड वाली बात होगी। अब कीटोन वाली बात कर लो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, कीटोन वाली बात कर लो। कीटोन को भी अभिक्रिया करवा देना है, ये ले लो आप कीटोन, कीटोन CH3CO CH3, ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप में इसका नाम है एसीटोन, एसीटोन इसका नाम है। अब इस कीटोन को जिंक अमलगम की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा देना है, फिर वही चीजें 4 हाइड्रोजन, फिर क्या लोगे, हाइड्रोजन, क्योंकि अपकरण कराना है, अपकरण कराने के लिए हाइड्रोजन लेना अनिवार्य है। अब यहां से हाइड्रोजन लिए हो, अब देखो इसमें बातें क्या होगी, फिर से वही चीजें, सेम चीजें, कार्बन ऑक्सीजन से बाहर, कार्बन यानी ऑक्सीजन जो है कार्बन से बाहर निकलेगा, तो जब ऑक्सीजन कार्बन से बाहर निकलेगा तो यह प्रक्रिया अपकरण हो जाएगी। अपकरण होने का मतलब है ऑक्सीजन बाहर निकल जाना, हाइड्रोजन आके जुड़ जाना, अपकरण हो जाना। तो जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो अपने साथ 2 वैलेंसी लेके बाहर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन 2 वैलेंसी लेके बाहर जाएगा, तो कार्बन के साथ 2 वैलेंसी कम होगी, तो ये जो हाइड्रोजन है 4, इसमें से 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे कार्बन के साथ, तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3, और C तो पहले से है, और 2 हाइड्रोजन आ गया तो CH2 और साथ में CH3। अब यहाँ से क्या बाहर निकल गया, ऑक्सीजन, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जो बचा था वो मिलके क्या बना लेगा, जल बनाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। ये क्वेश्चंस, ऐसा सवाल आता है कभी कभी, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। CH3 CH2 COOAg, ये कार्बोक्सिलिक का लवण है। किसका लवण है? कार्बोक्सिलिक का। CH3 CH2 COOAg को जब Br2 से अभिक्रिया करवाए हो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, CH3 CH2 COOAg प्लस Br2 को जब अभिक्रिया करवाए हो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या उत्पाद बनेगा? तो यहाँ पे एक उत्पाद पहले से बनाया हुआ है CO2, यहाँ पे एक पहले से बना रखा है CO2। अब जब CO2 यहां से बन गया तो बाकी के और ये जो रिक्त स्थान है उसमें क्या उत्पाद बनेंगे ये आपको बताना है। अब देखो यहां से CO2 तो बन चुका, CO2 यहां से बन चुका। जब यहां से CO2 बन जाएगा तो 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ आएंगे और दूसरा ब्रोमीन इस सिल्वर के साथ आएंगे। अब एक ब्रोमीन ये चला गया CH3 CH2 और एक ब्रोमीन आ गया इसके साथ Br प्लस Ag के साथ आ गया दूसरा ब्रोमीन, Ag के साथ क्या आ गया दूसरा ब्रोमीन, तो ये क्या बन जाएगा AgBr। ठीक है, ये आपका बन जाएगा AgBr। अगला क्वेश्चन है मिथेनोइक अम्ल और इथेनोइक अम्ल में अंतर लिखे। मिथेनोइक अम्ल और इथेनोइक अम्ल में अंतर क्या होता है उसको बताना है। तो मिथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है, मिथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है, मिथेनोइक अम्ल एक कार्बन वाले होते हैं HCOOH, ये है आपका मिथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला। इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये है आपका इथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला। मिथेनोइक अम्ल एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक, इथेनोइक अम्ल 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक। अब दोनों में छोटा सा डिफरेंट बताना है कि छोटा सा अंतर क्या है, मिथेनोइक अम्ल और इथेनोइक अम्ल में क्या अंतर है। तो मिथेनोइक अम्ल एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक, इथेनोइक अम्ल 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक। दूसरी बात, मिथेनोइक अम्ल में अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति, इथेनोइक अम्ल में अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति।
CO बॉन्ड के साथ कार्बन है अल्फा कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। CO बॉन्ड के साथ कोई कार्बन नहीं, कोई अल्फा नहीं, कोई अल्फा कार्बन नहीं, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अब डिफरेंस की बात कर लेंगे, जो मेन डिफरेंस इसका है, मेन अंतर क्या है। इथेनोइक अम्ल कोई भी जांच जैसे टॉलेंस जांच, फेहलिंग घोल या HgCl2 के साथ नहीं देता। यानी जो इथेनोइक अम्ल है ये वाला, ये इथेनोइक अम्ल किसी भी प्रकार के जांच को अलाउ नहीं करता। इथेनोइक अम्ल का कहना है कि हम कोई भी जांच होने नहीं देंगे, ना तो टॉलेंस टेस्ट होने देंगे, ना तो फेहलिंग टेस्ट होने देंगे, और ना ही HgCl2 के साथ कोई टेस्ट होने देंगे। ये इथेनोइक एसिड का कहना है कि इथेनोइक अम्ल कोई भी जांच जैसे टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस जांच, फेहलिंग घोल या HgCl2 के साथ नहीं देता है। परंतु मिथेनोइक अम्ल की अगर बात करो तो परंतु मिथेनोइक अम्ल सभी प्रकार के जांच प्रदान करते हैं। मिथेनोइक अम्ल का कहना है कि भाई मेरे साथ जो मर्जी वो जांच कर लो, टॉलेंस टेस्ट कर लो, फेहलिंग टेस्ट कर लो, HgCl2 कर लो, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, इसके साथ कोई भी जांच कर सकते हो। लेकिन इथेनोइक अम्ल कोई भी जांच को अलाउ नहीं करता, ना तो टॉलेंस टेस्ट को, ना तो फेहलिंग घोल को, ना तो HgCl2 को, किसी भी घोल को, किसी भी जांच को वो अलाउ नहीं करता इथेनोइक अम्ल। लेकिन मिथेनोइक अम्ल सारे जांच को अलाउ करते हैं। तो ये मेनली डिफरेंस है इन दोनों में। क्लियर है बातें? तो ये सारे क्वेश्चंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से रिकॉल कर लो सारे क्वेश्चंस को। केनिजारो अभिक्रिया क्या होता है? केनिजारो वैसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थिति होती है, जिसे क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर स्व ऑक्सीकरण या अपचयन होता है, जिसमें से एल्डिहाइड के दो मोल होते हैं। तो एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित होगा और दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होगा, और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? केनिजारो अभिक्रिया बोलेंगे। दूसरा है केल्वो अभिक्रिया। केल्वो अभिक्रिया होता है फिनॉल को जब उच्च ताप पर CO2, उच्च ताप एवं दाब पर CO2 और इक्वस NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हो तो यह जल अपघटन होकर क्या देता है? सैलिसिलिक अम्ल देता है। ये फिनॉल NaOH के साथ अभिक्रिया करा दो, CO2 के साथ इक्वस NaOH के साथ अभिक्रिया करा दो और साथ में जल अपघटन करवा दो, तो ये क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, और इस अभिक्रिया का नाम होगा केल्वो अभिक्रिया। तीसरा रिएक्शन अगला है केलेमेंसन अपकरण। केलेमेंसन अपकरण एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में होता है। तो वैसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसका अपकरण हो सके, तो एल्डिहाइड या कीटोन को जब जिंक अमलगम ZnHg, याद रखना ये कैटलिस्ट उत्प्रेरक पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल में कि केलेमेंसन अपकरण में कौन सा उत्प्रेरक शामिल होगा, तो जिंक अमलगम। तो एल्डिहाइड या कीटोन को जब जिंक अमलगम की उपस्थिति में अपकरण कराते हो तो एल्डिहाइड या कीटोन अल्केन समूह में अपकृत हो जाता है, और यह केलेमेंसन अपकरण अभिक्रिया कहलाती है। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों का दोनों क्या बन जाएगा? अल्केन समूह में अपकृत हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन प्रवेश कर जाएगा। एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, दो हाइड्रोजन आएगा। जब ऑक्सीजन बाहर जाएगा तो अपने साथ दो वैलेंसी लेके जाएगा, तो दो वैलेंसी वाले दो हाइड्रोजन प्रवेश करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? अल्केन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये रिएक्शन बस यहाँ से CO2 बाहर, Br2 में से एक ब्रोमीन यहाँ पे, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे, रिएक्शन कंप्लीट। मिथेनोइक अम्ल इथेनोइक अम्ल में अंतर क्या है? इथेनोइक अम्ल कोई भी जांच नहीं देता, मिथेनोइक अम्ल सभी प्रकार के जांच को अलाउ करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है संरचना और सूत्र IPAC नेम इसका लिखे। ठीक है, तो पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर इसका संरचना और IPAC नेम इसका लिख देंगे। अगले सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के संरचना सूत्र और IPAC नेम को लिखे। तो संरचना सूत्र और IPAC नेम लिखना है। तो संरचना सूत्र किसका लिखना है? ये आपके पास दे रखे लैक्टिक अम्ल। संरचना सूत्र किसका लिखना है? लैक्टिक अम्ल का। तो लैक्टिक अम्ल किसको बोलते हैं? लैक्टिक अम्ल देखो, लैक्टिक अम्ल का संरचना सूत्र होता है CH3 CH के साथ OH और COOH, इसका नाम है लैक्टिक अम्ल। CH3 CH के साथ OH और COOH, इसका नाम है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अब इसका IPAC नेम लिख दो। IPAC नेम की अगर बात कर लो, IPAC नेम क्या होगा? यहाँ पे
ये वो इसका हो गया सूत्र, लैक्टिक अम्ल का सूत्र आईपीसी ने। इसमें काउंटिंग करना है कि कहां से 1 2 3। देखो इसमें वही बात हो गई कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे आपको दो मेन ग्रुप दिख रहे हैं, एक एल्कोहल के, एक कार्बोक्सिलिक के। एक COOH कार्बोक्सिलिक, ये भी मेन ग्रुप है, और ये OH ये भी मेन ग्रुप है। इन दोनों में किसी एक को मेन ग्रुप मानोगे, दो ग्रुप है तो किसी एक को मेन मानोगे और दूसरे को मानोगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक में एल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक का COOH, तो इन दोनों में ये OH हो गया इसका छोटा भाई और COH हो गया बड़ा भाई। तो पहले मेन ग्रुप किसको लेंगे, बड़े भाई को लेंगे, तो बड़े भाई को ले लिए COOH, मेन ग्रुप हो गया 1 2 3। दूसरे कार्बन पे क्या OH, तब इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और 3 कार्बन को प्रोपेन, कार्बोक्सिलिक का तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका एसिड 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। चलो टर्टरिक एसिड का, टर्टरिक एसिड का नाम सुने होंगे। टर्टरिक एसिड का इस्तेमाल, टर्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है, इमली में। जो खट्टे फल होते हैं ना उसमें टर्टरिक एसिड, जैसे इमली, इमली में टर्टरिक एसिड होता है। अब इसका संरचना सूत्र लिख दो। टर्टरिक एसिड का सूत्र होता है COH CH CH COOH, ठीक है। थोड़ा सा और इधर ज्यादा आगे बढ़ गया। टर्टरिक एसिड का ऐसा लिखो COOH COOH, इसके साथ OH, यहाँ भी OH और ये H और ये H, ये है इसका टर्टरिक एसिड का सूत्र। टर्टरिक एसिड का सूत्र COH 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 COH, इसका टर्टरिक एसिड। इसका एपिसिलिन काउंटिंग वहीं से जहां से मेन चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन। अब इसके नामांकन करेंगे तो दूसरे और तीसरे पे हाइड्रोक्सी है तो होगा 2,3, 2 बार है तो डाई हाइड्रोक्सी, क्लियर। दूसरे पे OH, तीसरे पे OH, इसमें भी OH COH, तो मेन ग्रुप ये होगा, ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ था। तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन को बोलोगे ब्यूटेन और इसके साथ कार्बोक्सिलिक लगा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बोक्सिलिक है ना, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन पहले पे और चौथे पे 1,4, 2 बार है तो डाई ओइक एसिड, ठीक है, 2 बार है तो डाई ओइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, 1 4 ब्यूटेन, 1,4 डाई ओइक एसिड, ये इसका एपिसिन है, क्लियर है। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये अगला सवाल है, निम्न अभिक्रिया को परिवर्तित करें। तो अभिक्रिया को परिवर्तित करना है, तो अभिक्रिया परिवर्तित करना है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड में। तो बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, ये है आपका बेंजोइक अम्ल, ये बेंजीन के साथ COOH, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। सबसे पहले इसको लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड की उपस्थिति में, ये लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड अब कारक पदार्थ होता है। लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड कैसा होता है, अब कारक पदार्थ होता है। ये लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड की उपस्थिति में जब इसको करवाओगे तो ये पहले अपकरण होगा। अपकरण होने का मतलब है साथ में 2 हाइड्रोजन डालोगे। अपकरण होने का मतलब है कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। अब यहां से एक ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे तो ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, तो 2 वैलेंसी बाहर निकलेगा तो ये सीधे क्या बन जाएगा, जब एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा 2 हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये बन जाएगा CH2OH। क्या बनेगा, CH2OH। और साथ में इसको अपकरण करा दो, CH2OH को साथ में क्या करा दो, अपकरण। जब इसको अपकरण कराओगे तो अपकरण कराने पर, ऑक्सीकरण कराने पर हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेंगे और ये सीधे क्या बन जाएंगे, ये सीधे बन जाएंगे आपके CHO यानी बेंजल्डिहाइड। या तो इसको एक लाइन में भी बना सकते हो, ये आपका बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड। अब इसको लिथियम एल्यूमिना हाइड्राइड की उपस्थिति में करवा दो हाइड्रोजन से और साथ में ऑक्सीकरण। ये अगर ये नहीं भी दोगे तो चलेगा, ये सीधे एक बार में बन जाएगा, सीधे एक बार में बन जाएगा CHO बेंजल्डिहाइड। अगला सवाल है,
मिथाइल साइनाइड से एसिटिक अम्ल बनाना है, मिथाइल साइनाइड से एसिटिक अम्ल बनाना है। ये है आपका मिथाइल साइनाइड CH3Cl। अब मिथाइल साइनाइड को एसिटिक अम्ल में चेंज कर लो, तो मिथाइल साइनाइड को जब जल अपघटन कराओगे तो सीधे एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देगा। अब इसको जल अपघटन करा देना है, जल के साथ अभिक्रिया, ये सीधे क्या बना देगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, मिथाइल साइनाइड से एसिटिक अम्ल बनाना है तो जल के साथ अभिक्रिया करा दो। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा बार आए हैं। जब इसको ऐसा दिख जाए CH3Cn दिखे और जल के साथ अभिक्रिया हो तो Cn ये सीधे क्या बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH में बदल जाता है। बस एक लाइन में याद रखना, Cn को जब जल से अपघटन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, COOH। अब ये बनेगा कैसे, ये सबसे जरूरी बात है, ध्यान से देखो, समझना रिएक्शन को कैसे ये बनता है। CH3Cn को आप क्या लिख सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड N, बोलो लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको जल से अभिक्रिया करा देना है, मतलब जल अपघटन। तो जल किसमें टूटेगा, जल टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। चलो, अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, तो नाइट्रोजन पे आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड को तोड़ दो, तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा N के साथ, तो N पे माइनस और कार्बन पे प्लस। ये प्लस वाले जाएंगे माइनस के साथ और माइनस वाले आएंगे प्लस के साथ, तो ये सीधे जाके बन जाएगा CH3, C के साथ आ गया OH और ये डबल बॉन्ड के साथ NH। क्लियर है बातें। चलो अब देखो, यहां से फिर क्या होगा, 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड फिर से यहां पे शिफ्ट होंगे, फिर से, तो नाइट्रोजन पे फिर से आएगा माइनस। अब माइनस आएगा तो ये O और बीच के जो बॉन्ड बना है, तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे करा दोगे। क्यों करा दोगे, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, कार्बन की वैलेंसी हो गई कम, तो वैलेंसी कम होने के बाद ये OH के बीच में जो बॉन्ड बना रखे हो, एक बॉन्ड का ट्रांसफर कर देगा इस बॉन्ड को, तो जैसे ये ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे आ जाएंगे डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस के चार्ज। तो हाइड्रोजन पे जो प्लस के चार्ज आए हैं, ये प्लस के चार्ज क्या करेंगे, N माइनस के साथ ऐड हो जाएगा, नाइट्रोजन माइनस के साथ जाके ऐड हो जाएगा, तो ये सीधे क्या बन जाएगा, एक बार फिर से CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH2। अब देखो एक प्रक्रिया और होगी, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में फिर से एक बॉन्ड का शिफ्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और एक बार फिर से इसको जल अपघटन करा देना, वंस अगेन क्या करा दो, जल अपघटन। एक बार फिर से इसको जल अपघटन करा दो तो जल टूट जाएगा H प्लस में और OH माइनस में टूट जाएगा। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो एक बॉन्ड बचे थे वो पूरे टूट गए, तो नाइट्रोजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस, तो ये OH माइनस जाएगा प्लस के साथ और H प्लस आएगा N माइनस के साथ, आ गया, यहां पे शिफ्ट करा दो ये। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3C के साथ डबल बॉन्ड O और C के साथ क्या आ गया, OH आ गया, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से साथ में बाहर निकल जाएगा प्लस NH3, तो ये आपका बन गया कार्बोक्सिलिक। तो अगर मैकेनिज्म की बात करो तो इस प्रकार से मैकेनिज्म बना सकते हो, अगर नहीं तो एक लाइन में अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो इतनी करने की जरूरत नहीं है, बस ये सिंपल बना दो, क्लियर है। Cn रहेगा तो सीधे क्या बन जाएगा, जल अपघटन होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बनाना है। एसिटिक अम्ल ये है आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब एसिटामाइड बनाने के लिए इसको अमोनिया से अभिक्रिया करा दो, किसके साथ, अमोनिया से। ये अभिक्रिया होता कैसे है, देखो यहाँ से, ये ले लो CH3C डबल बॉन्ड OH, क्लियर। आप अमोनिया को इस प्रकार से लिख सकते हो ना, NH2, ठीक है। कार्बन OH के बीच में बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस वाले जाएंगे माइनस के साथ और ये माइनस वाले जाएंगे प्लस के साथ, तो नीचे क्या बन जाएगा, देखो ये CH3C डबल बॉन्ड O और C के साथ का आ गया NH2 आ गया, इसी का नाम है एसिटामाइड और साथ में जल अपघटन। तो इसका फॉर्मूला सीधे रिएक्शन बना सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये है एसिटामाइड। क्लियर है बातें। CnH2O रहेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक, और कार्बोक्सिलिक को NH3 से अभिक्रिया करा दो तो एमाइड ग्रुप का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है बातें। ये सारे के सारे रिएक्शन बेहद ही आसान है और बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।